Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Hope you all are good. So students, today we will continue our chapter number 9, the making of the national movements. 1870s 1947। हमने ये चैप्टर 3 पार्ट्स जो है ऑलरेडी हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ जो है हमारा चैप्टर कवर कर लिया है। उसके बाद गांधी जी जो है उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट जो है हमारे इंडिया में स्टार्ट किए थे, है ना, तो उनके बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। खिलाफत एजिटेशन था, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो स्टार्ट किया था उन्होंने, और रॉलेट एक्ट जो रॉलेट सत्याग्रह वो उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, फिर लोग जो है वो उनसे जुड़ते गए थे और लोगों ने महात्मा जी गांधी जी को क्या है एक मसीहा की तरह मान लिया था और उनके आइडियल्स पर वो काम करने लगे थे। फिर 1922 से 29 तक में फिर क्या हुआ, ये नेशनल मूवमेंट जो है वो रोक दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ये वॉयलेंट होने लग गया था। ठीक है, और गांधी जी जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, वॉयलेंटली कोई काम करे। वो ये चाहते थे कि हर काम जो है अहिंसा और नॉन वायलेंटली जो है वो होना चाहिए। चलिए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द मार्च टू दांडी। ये जो है गांधी जी जो थे उन्होंने जो है वो सॉल्ट लॉ जो बना था, मतलब अंग्रेज़ जो थे उन्होंने ये लॉ बना दिया था, ये कानून बना दिया था कि जो सॉल्ट बनेगा वो सिर्फ ब्रिटिश लोग जो है वही बना सकते हैं, इंडियंस जो है वो नहीं बना सकते हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक्ट जो है, ये लॉ जो था बनाया था जो ब्रिटिश ने, उसको ब्रेक कर दिया था, है ना, गांधी जी ने वहाँ पर खुद ने अपने हाथों से सॉल्ट बनाकर। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, इट हैड टू बी फॉट फॉर। इन 1930s गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। जब पूर्ण स्वराज मतलब अभी तक हमें जो है पूरी आज़ादी जो है वो नहीं मिली थी, अभी तक वो नहीं मिली थी हमें, उसके लिए अभी भी और फाइट करना था। तो गांधी जी जो थे उन्होंने 1930 में क्या डिक्लेयर किया कि वो सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट, अंडरलाइन करिएगा ये लाइन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या था, द स्टेट हैड मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। मतलब ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो स्टेट, जो गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिश जो है, वो ही ये जो है सॉल्ट जो है वो बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, सेल ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वॉज सिंफुल टू टेक सॉल्ट सिंस इट इज सच एज एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेज शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। अब जो लोगों ने जब ये सुना, गांधी जी ने भी ये सुना, तो उनको ये चीज़ जो है वो रीज़न, ये जो मोनोपोली जो बनाई थी गवर्नमेंट ने, वो उनको बिल्कुल समझते हैं, उनको ये बहुत पावरफुल है, सिंपल मतलब पावरफुल लगी, मतलब कि मतलब सॉल्ट जो कि नॉर्मल खाने की बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो। और ये जो सॉल्ट है ये तो क्या बनता है, ये तो समुद्र के पास आसपास जो है वहाँ पर और नेचुरल बनता है ना, तो उसके ऊपर आप कैसे सॉल्ट पर टैक्स लगा सकते हो। तो इसके अगेंस्ट फिर सॉल्ट जो है मार्च जो है वो इसको लोगों की जो नीड है, जो ग्रीवेंसेस है, उनकी डिज़ायर्स जो है उसको फ्री करना था, है ना, कि मतलब ये बेसिक चीज़ को, चाहे वो रिच हो पुअर हो, ये तो सॉल्ट जो है वो तो सबकी बेसिक नीड होती है, तो इसके ऊपर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो। तो इस लॉ के अगेंस्ट जो है उन्होंने क्या निकाला था, एक मार्च निकाला था, एक यात्रा निकाली थी, है ना। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। अंडरलाइन करेगा कि 240 माइल्स तक वो लोग जो है, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जो है वो पैदल चले थे साबरमती से लेकर कोस्टल टाउन और दांडी तक, वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द शीशोर। और फिर वहाँ पर गांधी जी ने, जो कोस्टल टाउन है दांडी का, वहाँ पर उन्होंने ये जो लॉ है वो ब्रेक कर दिया था, जो गवर्नमेंट ने बना रखा था ये लॉ, और नेचुरल जो सॉल्ट जो उन्होंने जो है वहाँ पर बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, उन्होंने सी वाटर जो था उसको बॉयल करके और सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया था। यहाँ पर आप ये जो पिक देख रहे हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो सॉल्ट को ब्रेक करते हुए हैं और अपने हाथ में वो पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट, जो नेचुरल सॉल्ट है उसको अपने हाथ में लेकर, और ये दांडी 6 अप्रैल 1930 की बात है ना, ये वो पिक्चर है। तो इन्होंने इस तरीके से गांधी जी ने इस लॉ को तोड़ दिया था। नेक्स्ट इज़ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अम्बाबाई फ्रॉम कर्नाटका। अब वुमेन जो है उनका क्या रोल था इस फ्रीडम स्ट्रगल में, और अम्बाबाई जो है कर्नाटका से, उनके बारे में बताया कि किस तरीके से वुमेन्स जो है उन्होंने भी खूब जोश के साथ जो है इस नेशनल मूवमेंट में साथ दिया था हमारे देश का। वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, दे केम फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज, फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम्स। देयर इन्वॉल्वमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर दैमसेल्व्स पर्सनली। कि
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेट करती हो, सभी वुमेंस जो है उन्होंने साथ दिया, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग करती हो, अर्बन एरिया से बिलोंग करती हो, चाहे वो कंजर्वेटिव फैमिलीज हो, लिबरल होम्स हो, मतलब हर एक वुमेन जो है, हर एक बैकग्राउंड के वुमेन जो है उन्होंने क्या दिया था, बहुत ही जोश के साथ, बहुत इस फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें उन्होंने, इस मूवमेंट में वुमेंस ने साथ दिया था. Both British officials and Indian nationalists felt that women's participation gave the national struggle an immense force. Participation in the freedom movement brought women out of their homes. It gave them a place in the professions, in the governance of India, and it could pave the way for equality with men. और जब ब्रिटिश ऑफिशियल इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो ये देखते थे कि वुमेंस के पार्टिसिपेशन से ये जो स्ट्रगल है ये क्या है, बहुत ही इमेंस फोर्स के साथ होने लगा था. और पार्टिसिपेशन जो था फ्रीडम मूवमेंट के लिए, जो उनका वुमेन का पार्टिसिपेशन था, उससे क्या हुआ, वुमेन जो है वो भी अपने घरों से बाहर निकलने का उनको भी मौका मिला, है ना, उनको भी एक जगह मिली, है ना. और उसके अलावा उनको मैन के इक्वली जो है वो उनको ये यहाँ पर रास्ता मिला और उनके साथ चलने का जो है उनको एक मौका मिला था. व्हाट सच पार्टिसिपेशन मीन फॉर वुमेन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम. अंबाबाई ऑफ कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज 12. अब यहाँ पे अंबाबाई के बारे में बताया हुआ कि वो कर्नाटका की थी और उनकी 12 साल की उम्र में क्या हो गई थी, शादी हो गई थी. विडोड एट 16. 16 साल की उम्र में विडो हो गई तो उनके हस्बैंड मर गए थे. शी पिकेटेड फॉरेन क्लोथ and liquor shops in Udupi. She was arrested, served a sentence, was rearrested. Between prison terms, she made speeches, taught spinning, and organized Prabhat fairies. Ambabai regarded these as the happiest day of her life because they gave it a new purpose and commitment. अंबाबाई जो थी उन्होंने क्या किया था, फॉरेन क्लोथ्स जो है बाहर से आने वाले को, लुकवायर शॉप्स जो है उडीपी में, वहाँ पर जो है वो पिकेटेड, मतलब उन्होंने वो शॉप्स के बाहर जो है जाकर वो खड़ी हो गई. तो उन्होंने अपोज करना, धरना देकर एक तरीके से बैठ गई थी कि मतलब अंदर जो है वो लोगों को नहीं, इंडियन लोग जो है उनको नहीं जाने दिया गया था. क्यों? क्योंकि ये सामान जो है फॉरेन से आया हुआ है, लुकवायर शॉप्स जो है, हमें इन ब्रिटिश जो है इन चीज़ों को बॉयकॉट करना है. उनको अरेस्ट भी किया गया, है ना. तो उस अरेस्ट होने के बाद भी वो वहाँ पर प्रिजन जो थी, जेल में बंद होने के बाद भी उस टाइम पर भी वो स्पीचेस तैयार करती थी हमारे नेशनल मूवमेंट के लिए, है ना, फ्रीडम फाइट के लिए, स्ट्रगल के लिए. और स्पिनिंग जो है वो चलाना उन्होंने सीखा था, स्पिनिंग करना जो है वो सीखा था. प्रभात फेरीज, मतलब सुबह सवेरे जो फेरीज निकलती है जिसमें वो देशभक्ति के गीत वगैरह गाकर जो है लोगों को जागरूक करती थी. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी ये चीज़ें की थी. और उन्होंने ये बड़ी खुशी ये बात बोली थी कि मेरा बहुत खुशी का दिन है, हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ, कि ये मेरी खुशी का दिन है क्योंकि मुझे जो है एक नया जो है, एक नया पर्पस, एक नया कमिटमेंट जो है वो मिला है, मतलब हमारे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है. वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह फॉर इंटेंस. इवन महात्मा गांधी वॉज इनिशियली अपोज्ड टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन. सरोजनी नायडू हैड टू परस्यूड हिम टू अलाउ वुमेन टू जॉइन द मूवमेंट. और गांधी जी जो है जब वुमेन का उन्होंने पार्टिसिपेट देखा, मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट है, चाहे और भी जो भी मूवमेंट चल रहे थे नेशनल मूवमेंट, उनमें जब वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा तो एक बार को तो गांधी जी जो है उन्होंने भी क्या किया, स्टार्टिंग में इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को मना किया, अपोज किया कि मतलब नहीं, वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहिए. लेकिन जो सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने फिर क्या किया, वुमेन को जो है इस मूवमेंट के लिए गांधी जी से बात की और उनको ये एग्री करवाया और अलाउ करवाया कि नहीं, वुमेन जो है वो भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पिक्चर जिसमें गांधी जी और सरोजनी नायडू जो है, और 1931 में पेरिस में ये लोग गए थे. वहाँ पर सरोजनी नायडू जो थी वो महात्मा गांधी जी के साथ ही थी. एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920s, नायडू वॉज अ सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ द दांडी मार्च. दांडी मार्च में जो सरोजनी नायडू जो थे वो बहुत सिग्निफिकेंट लीडर जो थी. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अंडरलाइन करी गई लाइन कि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया था, वो बनी थी. ठीक है. फिर उसके अलावा और किस किसने इसमें साथ दिया था, देखिए, पीजेंट्स, ट्राइबल एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर. बहुत सारे जो किसान हैं, ट्राइबल जो थे, वुमेन जो थी, उन सब ने बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट किया था. अब बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इशू. उसके अलावा जो बिजनेस फेडरेशन जो थी उन्होंने जो है वो सॉल्ट इशू पर जो है पैम्फलेट जो वो पब्लिश करवाया. द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शंस अगेंस्ट पीसफुली सत्याग्राहीज. थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल. और जो अब जब गवर्नमेंट ने देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि लोग इतना जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें, इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अब इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने लग गए हैं, तो फिर उन्होंने उसको ब्रूटल एक्शंस के थ्रू इसको दबाने की कोशिश की इसको, है ना. लेकिन फिर क्या, और उसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिए. द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट्स व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. The Congress formed governments in 7 out of 11 provinces.
फिर उसके बाद जब इतना स्ट्रगल हुआ इंडियंस की तरफ से तो उसको उसका फ्रूट भी मिला, उसका फल भी मिला कि गवर्नमेंट जो है इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में बनाता है ना, तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब फिर स्टेट जो थी उनको जो है उनको भी मतलब उसमें इंडियन लोगों को जो है शामिल करने का प्रोविंशियल लेजिस्लेशन 1937 में बने और उनमें से कांग्रेस जो है वो अलग अलग जो है वो फॉर्म होने लगी है ना, और उसमें से 11 प्रोविंसेस में 7 जगह जो थी वो अपनी कांग्रेस जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। फिर 1937 से 39 तक तो ये आराम से कांग्रेस जो है वो काम करी थी, लेकिन सितंबर 1939 में क्या हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। तो क्रिटिकल ऑफ क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। अब कांग्रेस लीडर जो है उन्होंने वो मतलब उस टाइम पर हिटलर जो है उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला चला था कि बहुत ही क्रूर जो था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं हिटलर जो था वो बहुत इस तरीके का इंसान था, तो उसके बारे में सब लोगों ने सुन रखा था है ना। और कांग्रेस लीडर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए थे सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिश को कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट इन रिटर्न लेकिन वो ये चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस लीडर जो थे उन्होंने क्या शर्त रखी, बट इन रिटर्न दे वांटेड द इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। The British refused to concede the demand. The Congress ministries resigned in protest. तो कांग्रेस लीडर्स ने क्या बोला कि ठीक है हम आपका साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में आपको हमारा इंडिया जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा, आपको हमें हमारी आज़ादी जो है वो देनी पड़ेगी, हमारा इंडिया छोड़कर जो है वो जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश जो है वो एकदम शॉक में आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने तो हमसे डिमांड के लिए इंडिपेंडेंस की है ना, तो ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या कर दिया, इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम ये डिमांड आपकी नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो थी उन सब ने क्या किया, इस प्रोटेस्ट के रिज़ाइन कर दिया कि नहीं हम आपका साथ नहीं देंगे। वीर लखन नायक वॉज हैंग। उसके अलावा यहाँ पर एक वीर लखन नायक जो थे इनके बारे में बताया है, बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ द नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा इन 1930 रिपोर्ट। यहाँ पर बाजी मोहम्मद जो है उन्होंने जो नबरंगपुर जो है वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उड़ीसा में 1930 में, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई जिसमें अगस्त 25, 1942 19 पीपल डायड ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग एट Paparnadi in Nabarangapur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 were injured. More than 1,000 were jailed in Koraput district. Several were shot and executed. Veer Lakhan Nayak, a legendary tribal leader who defied the British, was hanged. अब यहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया 25 अगस्त के बाद है 1942 चल रहा था, उसमें 19 पीपल जो है वो मारे गए थे पुलिस फायरिंग में, पुलिस ने फायरिंग करी थी वहाँ पर 19 पीपल जो मारे गए थे, 300 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे और बहुत सारे हज़ारों लोग जो उनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उनको बहुत सारे लोगों पर शॉट और मतलब उनको ना गोलियाँ उन पर चला दी गई थी। और वीर लखन नायक जो थे उसी में से एक लीडर ट्राइबल लीडर जो थे वो जो उनको जो है फांसी पर ब्रिटिश लोगों ने चढ़ा दिया था। Nayak, Baji tells us, was not worried about being executed, only said that he would not leave to see freedoms down. Baji Muhammad mobilized 20,000 people to join the national struggle. He offered satyagraha many times over. He participated in protest against the Second World War and in Quit India movement and several long jail terms. और करीब 20,000 लोग जो है उन्होंने नेशनल स्ट्रगल में उनका साथ दिया था। सत्याग्रही जो थे सत्याग्रह जो है वो ऑफर्ड किया था, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्विट इंडिया मूवमेंट में ना। तो मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से देखो अलग अलग तरीके से लोगों ने इस मूवमेंट में साथ दिया था। अब यहाँ पर देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक डेफिनेशन दिया है, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन, कि फेडरेशन में रहकर मतलब एक ही गवर्नमेंट में रहकर जो है वो स्टेट जो है वो खुद जो है अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक और पिक्चर दिखाया है जिसमें ये है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, जो कि अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड विद द पुलिस एवरीवेयर, मेनी थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, ओवर 1,000 किल, मेनी मोर वर इंजर्ड। बहुत सारे लोग जो मारे गए थे, बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, बहुत लोग जो है वो जेल में डाल दिए गए थे और इंजर्ड हुए थे। ठीक है, तो क्विट मूवमेंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बोस एंड द INA इनके बारे में पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ये बहुत फेमस थे है ना, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी जो थी उनको फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, है ना। तो ये जो टाइटल था वो किसने दिया था, फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अ रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लीनिंग्स, बोस डिड नॉट शेयर गांधी जीज आइडियल ऑफ अहिंसा थ्रू द रिस्पेक्ट हिज एज अ फादर ऑफ नेशन। इन जनवरी 1941 he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Azad Hind Fauj और द इंडियन नेशनल आर्मी INA। अंडरलाइन करेगा ये भी लाइन कि
इंडियन नेशनल आर्मी INA जो है वो किसने बनाया था? आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे रेडिकल नेशनलिस्ट थे, मतलब वो जो है अहिंसा, गांधी जी के विचारों पर नहीं चलते थे अहिंसा, लेकिन वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो वो गांधी जी के विचार, वो ये नहीं बोलते थे नॉन वायलेंट काम, वो ये तो होते थे उग्र होकर हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, अगर हम थोड़ा सा उग्र नहीं होंगे तो अंग्रेज़ जो है वो डरेंगे नहीं, वो हमें आज़ादी नहीं देंगे। और फर्स्ट टाइम उन्होंने ये फादर ऑफ नेशन जो है वो गांधी जी को टाइटल दिया था। वो गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जनवरी 1941 में वो कैलकाटा जो है वो छोड़कर चले गए थे सिंगापुर और जर्मनी के थ्रू होते हुए, और उन्होंने वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज, द इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो एस्टेब्लिश किया था, वो बनाई थी। टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल इन 1944 द आर्मी ट्राई टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा बट द कैंपेन फेल्ड। और 1944 में ब्रिटिश कंट्रोल से इंडिया को फ्री करवाने के लिए ये जो INA थे, उन्होंने इंडिया में अंदर इम्फाल के रास्ते जो है कोहिमा और इम्फाल के रास्ते होने के थ्रू जो है वो इंडिया में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन ये जो कैंपेन है जो वो फेल हो गया था। द INA मेंबर्स वर इम्प्रिजन्ड एंड ट्रायड। पीपल्स अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल। और फिर मेंबर जो थे INA के मेंबर्स, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से INA के लोगों, INA में जो शामिल लोग थे, उन्होंने किस तरीके से मूवमेंट जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। द नेक्स्ट इज़ क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया मतलब इंडिया, अब तो ब्रिटिश को ये मतलब किया गया, प्रेशराइज़ किया गया कि अब आपको तो इंडिया से जाना ही जाना है, किसी भी हाल में आपको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे फिर महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब एक नया मूवमेंट जो है उसको नई फेज से हम नए तरीके से हम इसको फिर से शुरू करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, कि मतलब ब्रिटिश को अब तो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली किसी भी हाल में इंडिया को क्या करना पड़ेगा? छोड़ देना पड़ेगा। टू द पीपल ही सेड डू और डाई। उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया? डू और डाई, करो या मरो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ जो है वो वॉयलेंटली हो, वो ये नहीं चाहते थे, ये काम भी इनवॉयलेंटली होना चाहिए। डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। ब्रिटिश से फाइट करने में अपने पूरे एफर्ट लगा दो, चाहे हमें इसके लिए मर भी जाना पड़े। बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंट, लेकिन आपको इसके लिए नॉन वायलेंटली जो है वो फाइट करना है, वॉयलेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और उनके जो लीडर्स थे साथ वाले, उनको सबको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये मूवमेंट फिर भी इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज़ टू जॉइन इट। अब लीडर्स भले ही जेल में चले गए थे, लेकिन ये बिना लीडर्स के भी ये पीजेंट्स हैं, यूथ वगैरह, उनको उस मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, है ना। और उन्होंने अपनी क्या कर दी? स्टडीज़ जो है वो गिव अप कर दी और इस मूवमेंट में कूद पड़े थे, वो शामिल हो गए थे। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री। इन मेनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। फिर धीरे धीरे काफ़ी जगह पर जो पोस्ट ऑफिस जो है, जो पुलिस स्टेशन वगैरह है, उन पर जो है उन अटैक किए गए, और उसके अलावा वहाँ पर जो है हमने खुद की गवर्नमेंट, जो अपनी इंडिया की गवर्नमेंट जो उन लोगों ने बना ली थी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवर रिप्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। 90,000 पीपल जो है उनको अरेस्ट किया गया था इसके ब्रिटिश लोगों ने 1943 में इसको दबाने के लिए। एंड अराउंड 1000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 1000 लोग जो है करीब मारे गए थे। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मैचिंग गन क्राउडेड फ्रॉम एयरप्लेन्स। द रिबिलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नी। और उसके अलावा इसको दबाने के लिए मतलब ये जो है ऑर्डर निकाल दिया गया और कि मतलब एयरप्लेन्स जो है उससे जो है मशीन गन से जो है वो गोलियां चला दी जाए, भीड़ के ऊपर चला दी जाए। तो इस तरीके से मतलब बहुत से कोशिश जो है उनको उन लोगों ने ये शुरू कर दी थी ब्रिटिश ने कि इंडिया अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हमें उसको किसी भी तरीके से क्या करना पड़ेगा? दबाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इंडिया के लोग जो है अब हमें बाहर करके ही रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टुवर्ड इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब बीच में क्या हुआ था, कुछ जब ये हमारा आज़ादी का ये मूवमेंट चला था उसी टाइम पर जो है हमारा इंडिपेंडेंस तो हमें मिल रही थी, तो उस तरफ तो हम बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में जो है वो कुछ ऐसा होने लगा कि हमारे इंडिया का पार्टीशन जो है वो बीच में होने लग गया था। मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। जो मुस्लिम लीग जो थी, जो अब जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिन्ना जो थे उन्होंने बनाई थी ना, मुस्लिम लीग जो थी 1940 के टाइम में, उन लोगों ने ये डिमांड, जो मुस्लिम्स जो थी उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें अपना क्या चाहिए, मुस्लिम्स लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न एरिया जो है हमारी कंट्री के वहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट जो है मुस्लिम्स के लिए हमें अलग से स्टेट चाहिए। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। वाई डिड द लीग आस्क फॉर एन ऑटोनॉमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट।
तो मुस्लिम लीग जो थी वो ये चाह रही थी कि हमें हमारा क्या चाहिए, मुस्लिम्स के लिए अलग से एक स्टेट चाहिए, आप हमें अलग जो है वो आज़ादी चाहिए। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन वीविंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। और 1930 में जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये क्या किया कि मुस्लिम्स जो है, हम लोग जो है, हमें एक सेपरेट नेशन जो है वो चाहिए, हिंदू से अलग चाहिए, ठीक है। इन डेवलपिंग दिस नेशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप इन द 1920s टू 1930s। तो 1920 से लेकर 1930 तक बहुत सारे जो है इस टाइम पीरियड में बहुत सारे मतलब इस तरीके से इन्फ्लुएंस होते गए लोग, और फिर उससे हिंदू और मुस्लिम जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ते गए। More importantly, the provincial elections of 1937 seems to have convinced the League that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure। और provincial election 1937 में जो हुए तो उस टाइम पर ये जो है कन्विंस्ड किया गया लीग को कि मुस्लिम जो है वो क्या है, माइनॉरिटी है, मतलब वो संख्या में कम है ना, तो उनको तो जो है हमेशा जो है वो पीछे ही रखा जाएगा। इट फियर्ड दैट मुस्लिम्स में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटेड। और उसके अलावा उनको ये डर था कि मुस्लिम जो है वो हमेशा अनरिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू लोग जो है वो ज़्यादा है, तो उनको ही हमेशा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वही उन्हीं को आगे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा, और मुस्लिम जो है, हम लोग जो है वो हमें हमेशा पीछे ही रखा जाएगा। द कांग्रेस रिजेक्शंस ऑफ द लीग डिज़ायर टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग। और कांग्रेस जो है उन्होंने क्या कर दिया था, ये जो लीग का डिज़ायर जो था उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, है ना। तो और उन्होंने मतलब ये डिमांड रखी थी, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये बोला था कि हम कांग्रेस और लीग जो है वो मिलकर एक नई गवर्नमेंट जो है, नया जो है वो प्रोविंस बनाते हैं, है ना। तो जो कांग्रेस जो थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि वो ये नहीं माने थे कि कांग्रेस और लीग जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक साथ मिलकर एक नया जो है लीग बनाए। तो कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेज इन द 1930s अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। अब कांग्रेस जो थी ये मुस्लिम्स जो है उनको 1930 के टाइम पर भी मतलब ये ऐसा था कि वो लीग और मुस्लिम जो थे उनको जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, सोशल सपोर्ट जो है वो नहीं कर पा रही थी। इट शॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। और इनको जो है ये मौका मिल गया जब कांग्रेस लीडर जो थे जेल में चले गए थे सारे 1940s में, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम पर जब वो जेल में चले गए थे तो उस टाइम पर जो है उनको एक मौका मिल गया था। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस। फिर 1944 में 45 में जब वॉर एंड हुआ तो उस टाइम पर ब्रिटिश जो है वो कांग्रेस से नेगोशिएशन कर रही थी, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस तो हमको मिलनी ही थी। द लीग एंड देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। लीग और इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए कांग्रेस जो है, लीग जो है वो सब ब्रिटिश जो है इन लोगों से क्या करी थी, नेगोशिएशन करी थी, बात करी थी। द टॉक फील्ड बिकॉज the league saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim। लेकिन ये बातचीत वगैरह जो चल रही थी वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, क्योंकि लीग जो थी वो तो यही चाहती थी कि हमें जो इंडिया मुस्लिम जो है मुस्लिम्स के लिए जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड। लेकिन कांग्रेस जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करी थी, क्योंकि जो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम जो थे, बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो अभी तक भी क्या करे थे, कांग्रेस को सपोर्ट करे थे। उस कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे, तो वो कांग्रेस जो है वो इसके लिए एग्री नहीं हो रही थी। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हैड इन 1946। फिर प्रोविंसेस के लिए फिर से इलेक्शन हुए 1946 में। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टेकुलर। फिर क्या होने लगा था कि जब ये इलेक्शंस हुए 1946 में तो कांग्रेस जो है उन्होंने जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा मतलब सीट्स जो है उनको मिली थी। द लीग सक्सेस इन द सीट्स सेवरल रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम वाज स्पेक्टेकुलर। इट persisted with its demand for Pakistan in March 1946. The British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India। तो क्योंकि क्या हुआ जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लीग जो है, क्योंकि सारे 1940s का जो टाइम चला था उसमें सारे कांग्रेस लीडर जो है वो कहाँ चले गए थे, जेल में उनको डाल दिया गया था। तो फिर मुस्लिम लीग जो थी उन लोगों ने क्या किया था, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी सीट्स जो है वो रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए काफ़ी काम किया था, तो उनको काफ़ी सीट्स मिल गई, है ना। और उसके अलावा फिर मार्च 1946 में उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान की डिमांड रखी कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए। फिर ब्रिटिश कैबिनेट जो थी वहाँ से 3 मेंबर जो है इसके लिए भेजे गए, 3 मेंबर्स मिशन जो है वो आए दिल्ली में और वहाँ पर एग्जामाइन करने के
लिए कि इन्होंने जो डिमांड वगैरह दी है की है हमें मतलब किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि लेकिन उस टाइम पर भी ये क्या मांग रही थी, लीग जो है वो क्या कर रही थी कि हमें जो है वो फ्री इंडिया चाहिए, लेकिन हमें जो है वो अलग से अपना जो है वो पाकिस्तान जो है वो चाहिए। दिस मेजर सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड। लेकिन ये मिशन जो है उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया जो है वो क्या रहे, यूनाइटेड रहे और ये लोग सब इंडिया जो है वो तो एक ही बना रहे, लेकिन क्या किया जाए मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो है उनको क्या किया जाए, थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, उनको लूज कॉन्फेडरेशन इंडिया का पार्ट रहकर ही उनको मिल जाए। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स। Inevitable. After the failure of the cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. फिर जब कैबिनेट मिशन जो है वो फेल हो गया तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान जो है उसकी डिमांड जो है उसको बहुत ही बड़े तरीके से उन्होंने क्या किया, उसको जीतने के लिए मतलब अपनी कोशिशें जो है वो जारी करती थी। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को क्या कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस कर दिया था। ऑन दिस डे रियोट्स ब्रोक आउट इन तो इन्होंने जो है 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो अनाउंस कर दिया था। ऑन दिस डे रियोट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और इसमें जो है कैलकाटा में जो है वो रियोट्स जो है वो ब्रोक हुए है ना, और उसके अलावा बहुत दिन रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। इसके रिजल्ट में क्या हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो मारी गई थी। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसके बाद मार्च 1947 में ये वायलेंस जो है वो धीरे धीरे नॉर्दर्न पार्ट जो थे इंडिया के वहाँ पर भी ये फैलने लगा था। मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रुटैलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन। हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो इसमें मारे गए थे। बहुत सारी वुमेन जो है उनको जो है बहुत सारे टॉर्चर जो है वो सहन करने पड़े थे इस पार्टीशन में। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा था। टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर होम लैंड, दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड। Partition also meant that India changed, many of its cities changed, and a new country, Pakistan, was born. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. तो बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। बहुत सारे लोग जो थे रिफ्यूजी जो है वो खुद की ही ज़मीन पर रिफ्यूजी बन कर रह गए थे। और पार्टीशन जो है उससे इंडिया जो है वो चेंज हो गया, बहुत सारी सिटीज़ जो है वो चेंज हो गई, नई कंट्री जो है वो बन गई पाकिस्तान। एक नया जो है वो कंट्री जो है वो बना, वो पाकिस्तान बना। तो ये जो कंट्री की हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से, जो हमें जो इंडिपेंडेंस, हमें जो स्वतंत्रता मिली थी, वो हमारी बहुत खुशी की बात थी कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम ब्रिटिश राज जो है, ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन वो क्या था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि उससे क्या हो गया था, एक पेन भी था। इस खुशी के साथ में हमारे दिलों में एक पेन भी था कि पार्टी हमारी जो इंडिया जो है उसका पार्टीशन हो गया है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स बताए हैं, है ना, कुछ फ़ोटोज़ बताए हैं, जिसमें है फर्स्ट जो ऊपर है वहाँ पर मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942। यहाँ पर जो है मौलाना आज़ाद का पिक्चर है और कांग्रेस के जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थे उसके मेंबर्स हैं यहाँ पर। सेवाग्राम 1942 का ये पिक है और गांधी जी जो है वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। आज़ाद वॉज बॉर्न इन मक्का टू बंगाली फादर एंड अरब मदर। आज़ाद के बारे में बताया कि वो मक्का जो है वहाँ पर बॉर्न हुए थे, बंगाली फादर थे, अरब जो थी मदर जो थी अरब की थी। वेल वर्स्ड इन मैनी languages. Azad was a scholar of Islam and exponent of the nation of Wahadati Deen, the essential opponents of all the religions, and active participating in Gandhian movement and staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah's two-nation theory. और ये जो आज़ाद जो थे ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है उनको आती थी और इन्होंने गांधी जी जो थे उनको बहुत साथ दिया था गांधी जी के मूवमेंट में, है ना। और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एडवोकेट जो है वो भी रह चुके हैं। और उसके अलावा उन्होंने जिन्ना ने जो थ्योरी दी थी कि दो नेशन होने चाहिए, उस थ्योरी को उन्होंने बहुत अपोज किया था। उसके बाद यहाँ पर एक गांधी जी का एक और पिक्चर है जिसमें चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर द गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में जिन्ना से जो गांधी जी की टॉक हुई थी उससे पहले का जो उस टाइम का ये पिक्स है जिसमें चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जो है वो गांधी जी से बात कर रहे हैं। अ वेटरन नेशनलिस्ट
एंड लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ। सी राजागोपालाचारी, पॉपुलरली नोन एज राजा जी, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, और ये पॉपुलर नेशनलिस्ट थे और सॉल्ट सत्याग्रह जो थे उसके लीडर रह चुके थे। सर्व एज अ मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 एंड एज अ फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, और ये फ्री इंडिया जो था उसके फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो ये राजा जी थे। फिर उसके बाद एक और पिक्चर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेगोशिएशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1945 टू 47, 1945 से लेकर 47 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश को बनाने में, है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। पटेल हेल्ड फ्रॉम एन improvised peace and proprietor family of Nadiad, Gujarat, a foremost organizer of the freedom movement from 1918 onwards. पटेल served as president of the Congress in 1931. 1931 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट जो था 1918 से जो स्टार्ट हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेट उनका रहा है। और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, जो जिन्ना जिनकी वजह से ही हमारा इंडिया जो है उसका बंटवारा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान बना था, मोहम्मद अली जिन्ना विद महात्मा गांधी, बॉम्बे, सितंबर 1944 सितंबर की बात है, बॉम्बे की, and ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920. And Jinnah played an important role in the making of the Lucknow Pact. उन्होंने लखनऊ पैक्ट जो है बनने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एंड ही रीऑर्गेनाइज्ड द मुस्लिम लीग आफ्टर 1935। 1935 के बाद उसने मुस्लिम लीग जो उसको वापस रीऑर्गेनाइज किया था एंड बिकेम द मेजर स्पोक्स पर्सन फॉर द डिमांड फॉर पाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा जो था पाकिस्तान की जो डिमांड की थी उसमें सबसे बड़ा जो रोल था वो जिन्ना का ही था, और उन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान जो है उसको बंटवारा किया था। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा, और जो भी मैं वर्क साइन कर रही हूँ आप नोटबुक में वर्क कंप्लीट करिएगा अच्छे से और उसको लर्न करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय बाय।